हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना, सहायक आचार्य गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज की आपकी एक क्लास बीए फर्स्ट ईयर की क्लास है और इसमें आपका प्रश्न पत्र है द्वितीय भारत में समाज। और आज का हमारा टॉपिक है परिवार या फैमिली। परिवार जैविकीय संबंधों पर आधारित एक सामाजिक समूह है जिसमें माता पिता और बच्चे होते हैं तथा जिनका उद्देश्य अपने सदस्यों के लिए सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग, यौन संतुष्टि और प्रजनन, समाजीकरण, शिक्षण आदि की सुविधाएं जुटाना है। अब परिवार की परिभाषा कुछ समाजशास्त्रियों ने दी है। पहला है मैकाइवर एवं पेज। परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जन्म व लालन पालन की व्यवस्था करता है। डॉक्टर दुबे के अनुसार परिवार में स्त्री पुरुष दोनों को सदस्यता प्राप्त होती है। उनमें से कम दो विपरीत यौन व्यक्तियों को यौन संबंधों की सामाजिक स्वीकृति रहती है और उनके संसर्ग से उत्पन्न संतान मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं। भारत में परिवार के प्रकार। पहला, संख्या के आधार पर। केंद्रीय या नाभिक परिवार। केंद्रीय या नाभिक परिवार परिवार का सबसे छोटा रूप है। इसमें एक पुरुष, एक स्त्री, उसके आश्रित बच्चे होते हैं। इसमें बच्चे अविवाहित होने तक रहते हैं। इस प्रकार के परिवार आधुनिक औद्योगिक समाजों और नगरीकरण की वजह से बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा है संयुक्त परिवार। आपने सुना होगा संयुक्त परिवार के बारे में। इसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं और उनकी संपत्ति सामूहिक होती है। एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं, परस्पर किसी न किसी नातेदारी व्यवस्था से संबंधित होते हैं, परस्पर अधिकारों और दायित्वों को निभाते हैं। परिवार का एक मुखिया होता है जिसकी आज्ञा का पालन सभी को करना पड़ता है। तीसरा है विस्तृत परिवार। इस प्रकार के परिवार में सभी रक्त संबंधी व कुछ अन्य संबंधी भी सम्मिलित होते हैं। ये एक पक्षीय, मातृ या पितृपक्ष या द्विपक्षीय भी हो सकते हैं। अब सेकंड है निवास के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं। विवाह के बाद दंपति का निवास स्थान कहाँ हो, इस आधार पर भी परिवार का वर्गीकरण किया जाता है। पहला है पितृस्थानीय परिवार। यदि विवाह के बाद पत्नी अपने पति के माता पिता के साथ रहने लगती है तो उसे पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। दूसरा है मातृस्थानीय परिवार। विवाह के बाद जब पति अपनी पत्नी के माता पिता के घर रहने लगता है तो उसे मातृस्थानीय परिवार कहते हैं। नव स्थानीय परिवार। जब विवाह के बाद पति पत्नी अलग से अपना घर बसाकर रहते हैं तो उसे नव स्थानीय परिवार कहते हैं। चौथा है मामा स्थानीय परिवार। जब नवविवाहित दंपति पति की माँ अर्थात मामा के घर जाकर रहने लगते हैं तो उसे मामा स्थानीय परिवार कहते हैं। पांचवा है द्विस्थानीय परिवार। जब विवाह के बाद पति पत्नी अपने अपने घर पर ही रहते हैं, पति रात्रि में अपनी पत्नी से मिलने जाता है तो उसे द्विस्थानीय परिवार कहते हैं। अब थर्ड है अधिकार के आधार पर परिवार के कौन कौन से प्रकार हैं। पहला है पितृसत्तात्मक परिवार। ऐसे परिवार में सत्ता व अधिकार पिता व पुरुषों के हाथ में रहते हैं, यही परिवार पर नियंत्रण रखते हैं। दूसरा है मातृसत्तात्मक। परिवार में सत्ता माता या स्त्रियों के हाथ में रहती है, यही पारिवारिक नियंत्रण का कार्य करती है। चौथा है उत्तराधिकार के आधार पर। पहला पितृमार्गी परिवार। ऐसे परिवार में उत्तराधिकार के नियम पितृपक्ष के आधार पर तय किए जाते हैं। दूसरा है मातृमार्गी परिवार। इसमें उत्तराधिकार के नियम मातृपक्ष के आधार पर तय किए जाते हैं। पांचवा है वंश नाम के आधार पर पहला पितृवंशीय परिवार। ऐसे परिवार में वंश परंपरा पिता के नाम से चलती है। दूसरा है मातृवंशीय परिवार। ऐसे परिवारों में वंश परंपरा माँ के नाम से चलती है, माँ से पुत्रियों को वंश नाम मिलते हैं। तीसरा है उभयवाही परिवार। ऐसे परिवारों में पैतृक और मातृक दोनों वंशनाम परंपराएं साथ साथ चलती हैं। चौथा है द्विनामी परिवार। ऐसे परिवारों में एक व्यक्ति एक ही समय में अपने दादा और नानी से संबंध रखता है। छठा है विवाह के आधार पर। पहला है एक विवाही परिवार। एक ऐसा परिवार जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री के सम्मिलित रूप से बनता है। इसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। दूसरा है बहुविवाही परिवार। बहुविवाही परिवार में पहला है बहुपत्नीक परिवार। इसमें एक पुरुष को एक से अधिक पत्नियां रखने का अधिकार होता है। दूसरा है बहुपति विवाह। जहाँ स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है उसे बहुपति विवाह कहते हैं।
तीसरा, समूह विवाही परिवार, जब कई भाई या कई पुरुष मिलकर स्त्रियों के एक समूह से विवाह करें और सब पुरुष सब स्त्रियों के समान रूप से पति हों तो भी वह समूह विवाही परिवार कहलाता है। परिवार के कुछ अन्य स्वरूप। पहला है जन्म मूलक परिवार। वह परिवार जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है तथा उसका पालन पोषण होता है। इसमें व्यक्ति के माता पिता व अविवाहित बच्चे होते हैं। दूसरा है प्रजनन मूलक परिवार। ऐसे परिवार का निर्माण व्यक्ति विवाह के बाद स्वयं करता है। तीसरा है समरक्त परिवार। समरक्त परिवार में सभी सदस्य समरक्त संबंधी होते हैं, कोई भी विवाह संबंधी साथ नहीं रहता। चौथा है विवाह संबंधी परिवार। ऐसे परिवारों में रक्त संबंधी और विवाह संबंधी दोनों ही साथ साथ रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त परिवार। इरावती कर्वे का मत है, इरावती कर्वे एक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने लिखा है कि भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से है। संयुक्त परिवार क्या होता है? संयुक्त परिवार ऐसे परिवार हैं जिसमें कई पीढ़ी के लोग एक साथ निवास करते हैं अथवा एक पीढ़ी के सभी भाई अपनी पत्नियों, विवाहित बच्चों, अन्य संबंधियों के साथ सामूहिक रूप से निवास करते हैं, जिनकी संपत्ति सामूहिक होती है। परिवार के सभी सदस्य भोजन, उत्सव, त्योहार और पूजन में सामूहिक रूप से भाग लेते हैं, परस्पर अधिकार और कर्तव्यों से बंधे रहते हैं। परिभाषा। इरावती कर्वे लिखती हैं कि एक संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है जो सामान्यतः एक ही घर में रहते हों, जो एक ही रसोई में बना भोजन करते हों, जो संपत्ति के सम्मिलित स्वामी होते हैं, जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं, जो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे के रक्त संबंधी हों। IP देसाई के अनुसार हम उस ग्रह को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियों अर्थात 3 या अधिक सदस्य रहते हैं और जिसके सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय और पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों द्वारा संबद्ध हों। संयुक्त परिवार की विशेषताएं। पहला है सामान्य निवास, दूसरा सामान्य रसोई घर, तीसरा सामान्य संपत्ति, चौथा सामान्य पूजा या धार्मिक कर्तव्य, पांचवा रक्त संबंध से संबंधित, छठा बड़ा आकार, सातवां अधिकार और दायित्व, आठवां सामान्य सामाजिक प्रकार्य, नवा परिवार का मुखिया होता है, 10वां सहयोगी व्यवस्था, 11वां सदस्यों में एक निश्चित संस्तरण, 12वां तुलनात्मक रूप से स्थायी संस्था। आजकल संयुक्त परिवार में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। भारतीय संयुक्त परिवार संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, इसमें अनेक परिवर्तन हुए हैं। तो संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कारण हम पढ़ेंगे कि संयुक्त परिवार में परिवर्तन क्यों हो रहे हैं। पहला है औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण के कारण ग्रामीण उद्योग नष्ट हुए, लोग रोजगार की तलाश में शहरों में आने लगे, इससे संयुक्त परिवार की एकता टूटी, परिवार के सदस्य नौकरी व्यवसाय के लिए दूर दूर बिखर गए। दूसरा नगरीकरण। औद्योगिकीकरण व यातायात के साधनों ने शहरों को जन्म दिया, धीरे धीरे महानगर बने और नगरीय सभ्यता का उदय हुआ। शहरों में किराए की अधिकता एवं अभाव के कारण बड़े बड़े परिवारों का एक साथ रहना संभव नहीं हो पाता। लोग शहरों में अकेले या पत्नी और बच्चों के साथ छोटे छोटे परिवारों में रहने लगे। तीसरा है पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति और विचारधारा का प्रभाव। भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना के कारण भारतीयों की पश्चिमी शिक्षा विचारधारा से परिचय हुआ। उनके दर्शन मूल्यों को भी भारतीयों ने अपनाया। भारतीयों ने पश्चिम से स्त्री पुरुष की समानता के विचार ग्रहण किए। प्रेम विवाह व अंतर्जातीय विवाह होने लगे। कानूनों द्वारा परिवार की कर्ता की संस्था पर अंकुश लगा। चौथा है कानूनों का प्रभाव। अंग्रेजों के समय से ही देश में ऐसे कानून बने जिन्होंने संयुक्त परिवार की एकता पर प्रहार किया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1929 ने उन व्यक्तियों को भी संपत्ति में अधिकार प्रदान किया जो संयुक्त परिवार से अलग रहना चाहते थे। 1930 के बुद्धि लब्धि अधिनियम व्यक्ति की स्वयं की अर्जित संपत्ति की सीमा को विस्तृत कर दिया। 1939 के हिंदू स्त्रियों का संपत्ति अधिकार अधिनियम ने संयुक्त परिवार में स्त्रियों के अधिकारों को स्वीकार किया। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 ने बाल विवाहों पर कानूनी रोक लगा दी। 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम में स्त्री पुरुषों को विवाह विच्छेद का अधिकार प्रदान किया, इससे भी संयुक्त परिवार टूटे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ने पुत्रियों व स्त्रियों को भी पारिवारिक संपत्ति में उत्तराधिकारी बना दिया। पांचवा है पारिवारिक झगड़े। संयुक्त परिवार में आए दिन संपत्ति, बच्चों व स्त्रियों को लेकर होने वाले झगड़ों से मुक्ति पाने के लिए भी सदस्य संयुक्त परिवार छोड़कर सुख शांति के लिए एकाकी परिवार में रहने लगते हैं।
छठा है परिवार के कार्यों का घटना। वर्तमान समय में संयुक्त परिवार के कार्यों को अन्य संघों व संस्थाओं ने ग्रहण कर लिया है, अतः उसकी उपयोगिता घट गई है। शिक्षा का कार्य शिक्षण संस्थाओं द्वारा किया जाता है। मनोरंजन का कार्य व्यापारीकृत मनोरंजक संस्थाओं, सिनेमा, क्लबों आदि ने ले लिया है। कपड़े लॉन्ड्री में धुलते हैं। अनाज कूटना पीसना फ्लोर मिलों द्वारा, सिलाई का काम टेलरिंग हाउस द्वारा होने लगे हैं। व्यक्ति की संयुक्त परिवार पर निर्भरता कम हुई है। सातवां है महिला आंदोलन। स्त्रियों में शिक्षा के प्रसार और आर्थिक आत्मनिर्भरता के कारण उनमें जागृति आई है। अब वे संयुक्त परिवार के शोषण से मुक्ति का प्रयास करने लगी हैं। वे एकाकी परिवारों में रहने लगी हैं। आठवां है जनसंख्या वृद्धि। भारत में तीव्र गति से जनसंख्या की वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप भूमि पर दबाव बढ़ा है। जब गांव में छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करके बड़े परिवार का पालन पोषण कठिन हो गया तो लोग काम की तलाश में गांव छोड़कर शहर में जाने लगे। इससे भी संयुक्त परिवार व्यवस्था का विघटन हुआ। नवा है यातायात व संचार के साधन। यातायात व संचार के नवीन साधनों ने लोगों में गतिशीलता पैदा की। प्राचीन समय में इन साधनों के अभाव में एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना एक कठिन कार्य था। अब स्वतः ही लोग एक स्थान पर संयुक्त परिवार में रहा करते थे। 10वां है सामाजिक सुरक्षा। कुछ समय पहले तक बीमारी, बुढ़ापा एवं संकट के समय संयुक्त परिवार ही अपने सदस्यों को सुरक्षा व संरक्षण प्रदान करता था। वर्तमान में स्वास्थ्य बीमा, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कानून, खान पान, प्रसूति लाभ कानून, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी आदि के द्वारा व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की गई, अतः संयुक्त परिवार की उपयोगिता घटी है। इस प्रकार ये कारण थे जिनकी वजह से संयुक्त परिवार व्यवस्था में विघटन हुए और एकाकी परिवार अस्तित्व में आने लगे। आजकल एकाकी परिवारों की संख्या बढ़ी है और संयुक्त परिवार व्यवस्था में लोग कम रहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।